ना उसका कोई गॉडफादर था बड़ी क्रिकेट में, ना कोई वो था, केवल गौतम का खेल ही गौतम का गॉडफादर। गौतम कहने लगा सर इसको बुला लो लड़की को। तो मैंने कहा यार वो लड़के दूसरे वो बुरा मानेंगे, वो इतने बड़े बड़े चैनल के लोग हैं। वो ने बोला सर मैंने उस लड़की को देख के ये सोचा कि वो मेरी बहन होती तो इस तरह का काम कर रही होती, तो वो उसकी जॉब थी, 11 बजे तक वो खड़ी है। गौतम गंभीर अलग तरह का इंसान है, यानी गौतम गंभीर को मैं जानता हूँ। तो बोले भाई तेरे बच्चों को हम सब कुछ करेंगे। तो मेरा जो ये कोच बनने का सारा क्रेडिट है वो मेरे माँ बाप को है। कभी ये कहें कि कोच प्लेयर बनाता है, कोच नहीं प्लेयर, कोच प्लेयर को संभालता है, उसका लालन पोषण अच्छे से करना होता है, उसका ग्रोथ का हिस्सा बनना होता है, उसको समझाना होता है बेटा अब ये चीज नहीं करनी ये करना है, उसका डायरेक्टर बनना होता है। ये क्रिकेट है सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। अगर हम रात को सोते हैं हम थोड़ी सांस लेते हैं, अपने आप ले जाते हैं। वो चीज में एक ही चेंज होना चाहिए कि वो कोचिज बच्चे की माँ बन के काम करें, मतलब वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। टैलेंट के साथ एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है और एटीट्यूड नहीं है तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। वेलकम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। क्रिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने उनके मुंह से बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक कोच की नज़र से एक क्रिकेटर के बारे में, उसके स्टूडेंट के बारे में बहुत कम सुना होगा। तो आज के जो गेस्ट हैं वो गौतम गंभीर के कोच हैं, और गौतम गंभीर के बारे में बहुत सारी गहरी बातें जो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं वो सब बताई हैं उन्होंने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो हमें लाइफ में कोचिंग के बारे में हमारी आंखें खोल सकती हैं। और आजकल के जो कोच और एक प्लेयर का, एक स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। ये एक ऐसा चैनल है जिस पे अनफिल्टर्ड होना पड़ता है कि कई हम सारे लोग कहीं ना कहीं फ़िल्टर लगा के घूमते हैं। तो जितने फ़िल्टर हम हटा सकें, ऑब्वियसली हम सारे नहीं हटा सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे। और क्रिकेट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ और द्रोणाचार्य मेरे सामने बैठे हुए तो मेरे बचपन से लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं आज तक के वो सारे पूछूंगा और सारे आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और आई एम श्योर मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्योंकि आप छोटे से लेके बनाते हो प्लेयर, ऐसा नहीं है कि आपको बनी बनाई टीम दे दिए, आप बिल्कुल रॉ मटेरियल को एक शेप में लेके आते हो। सब कुछ पूछूंगा। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। जो प्लेयर्स हैं सर आपके, उसमें अभी जो टॉप वो हैं जो आपने बनाए हैं वो कौन कौन है? यानी टॉप में जैसे गौतम गंभीर है, ठीक है, अमित मिश्रा है, जोगिंदर शर्मा है, नीतीश राणा है, उन्मुख चंद है, आर्यन जोयल है, मनजोत कालरा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप लेके आए हैं, वाह, जो इंडिया खेले हैं। और कुलवंत खिजरोलिया हैं, कुमार कार्तिकेय हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएल खेले हैं और जो अभी भी करंट में खेल रहे हैं। और आपने कहा कि अनफिल्टर है आपका, तो मैं भी यही कहूँगा कि जैसे एक पर्सोना शब्द होता है जी, कि पर्सनैलिटी से पर्सोना बनता है, तो वो पर्सोना मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं बिल्कुल जैसा हूँ वैसी ही बातें करूँगा आपसे। तभी मज़ा आएगा। हाँ। तभी चीज़ें निकल के आएंगी। अच्छा सर, अभी जो भी प्लेयर्स हैं, जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं, इनमें से सबसे रॉ कौन आया था आपके पास कि बिल्कुल ही ऐसा था कि फिजिकली ठीक था कि इसको बना सकते हैं और वो प्लेयर बना? मोस्टली रो में जितने भी मेरे मोस्टली प्लेयर हैं सब मेरा रूल है कि 10-11 साल के बच्चे आते हैं। वाह। तो चाहे इसमें गौतम गंभीर है, चाहे जोगिंदर है, अमित मिश्रा है, नीतीश राणा है, ये सारे के सारे, अब आप 10-11-12 साल के बच्चे को रो ही बोल सकते हैं। बिल्कुल रो ही होगा, सही बात। अंडर 14 तक बच्चों को रो ही बोल सकते हैं। ट्रू। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं सबकी जर्नी मेरे साथ पहली। और गौतम गंभीर तो मैं ये कहूँगा कि पहला जो बैट था वो मैं लेके आया था, उसके बाद इंग्लिश विलो बैट मैं लेके आया था। ओके। तो वो तो इतना रो था। ये सारे के सारे बच्चे यानी पहले दिन से मेरे साथ जुड़े।
तो गौतम गंभीर सर, मैंने सुना है कि बहुत ही रिच फैमिली से हैं शायद, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था कि आपके पास छोड़ दिया था कि अब बस आप संभालो? नहीं, लोगों ने एक ऐसा परसेप्शन बना रखा है कि बहुत रिच फैमिली से था, बहुत ही Okay. था। जब उसके फादर 17 साल के थे तो उनके गौतम के दादा की डेथ हो गई थी। तो गौतम के फादर ये कहते थे कि मेरे को हर रोज का 100 रुपये कमाना था ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। और चांदनी चौक में छोटी सी दुकान थी, अच्छा, काय की दुकान थी? ओके। कपड़े ट्रेडिंग की। तो गौतम के बारे में ये है कि वो रिचेस्ट फैमिली से था। हाँ, आज के दिन रिचेस्ट फैमिली है, पर उसके जिस फादर ने 100 रुपये रोज कमाने से शुरू किए, एक 3 फुट बाई 4 फुट की शॉप से काम किया, तो उनकी जर्नी भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो अब जाके इतने बड़े रिच बने हैं। ये नहीं है कि गौतम की जो शुरुआत थी वो रिचेस्ट फैमिली के थी। गौतम की शुरुआत गौतम की अपने डेडिकेशन, अपने टैलेंट से थी। पर लोग ये सोचते हैं कि वो रिच था तो वो क्रिकेट खेल गया। नहीं, उसके फादर के भी उतना ही स्ट्रगल था जितना गौतम गंभीर का था। वैसे वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि वेरी डेडिकेटेड। गौतम का बहुत टैलेंटेड है, बहुत डेडिकेटेड है और बहुत ईमानदार है। और यही ईमानदारी वाली उसका बड़ा क्रिकेटर बनने से रोक दिया। अच्छा, कैसे? उसको ये अगर मुझे टीम से बाहर होगा मैं 400 की बजाय 500 रन बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा। उसके साथ जो एक ग्रुप होता है, उस क्रिकेटर को संभालने का, उसके बेचारे को वो ग्रुप नहीं मिला। बाकी प्लेयरों को किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ग्रुप मिल गया, जो भी ग्रेट प्लेयर। ग्रुप इन द सेंस कि प्लेयर्स का, कि कोचेस का और इन सब का? नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अच्छा, उसका। ओके। गौतम के साथ यानी अंडर 14 से लेके, जब अंडर 14 का वर्ल्ड कप हुआ तब से लेके अंडर 19 में हाईएस्ट रन गेटर था। ओके। सबसे ज्यादा रन थे उसके अंडर 19 में, डोमेस्टिक, अंडर 19 में डोमेस्टिक में। जब कैप्टन बन के गया इंडियन टीम का, अंडर 19 का हाईएस्ट रन गेटर था उस टाइम पे। पर गौतम गंभीर का सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, इंडियन टीम में ही वाज नॉट देयर, अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। ओके। वो इतना रोया, इतना उसने वो किया कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ। मैंने गौतम से कहा, मैं गौतम, वो ऊपर वाला तेरे को से ना ये है कि बहुत कुछ आगे कराना चाहता है, बड़ा कराना चाह रहा है कुछ। हाँ, ये सोच कि वो बड़ा कराना चाह रहा है। यानी जितना स्ट्रगल गौतम ने अपनी लाइफ में किया है क्रिकेट में, और जितनी ईमानदारी से उसने क्रिकेट खेली है, किसी भी क्रिकेटर ने, ना उसका कोई गॉडफादर था बड़ी क्रिकेट में, ना कोई वो था, केवल गौतम का खेल ही गौतम का गॉडफादर था। बट कितनी बड़ी बात है सर कि गौतम के बारे में सब लोग कहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है और जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन यह भी वजह हो सकती है क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। और ईमानदार आदमी कई बार जल्दी से गुस्से में आ जाता है कि भाई मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, अपने प्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक कारण हो सकता है। यही कारण है। ट्रू, यही कारण है। ये कारण, ऐसा कारण है कि वो कहता है कि ईमानदारी से क्यों नहीं है। हाँ, सही बात। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप उसने जितवाया, एक्चुअली मेन प्लेयर 2011 का वर्ल्ड, 2007 का भी फाइनल में उसके 75 रन थे। अगर आप T20 के मैच में 75 रन बहुत बड़े रन होते हैं, जिसमें आप 145 रन बनाते हो। 75 रन गौतम गंभीर के थे। ट्रू। और उस गौतम गंभीर को उस टाइम पे भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। उस टाइम पे भी गौतम गंभीर का कोई क्रेडिट नहीं है कि गौतम गंभीर तब जिस टाइम पे यानी टीम के 3 आउट हो गए थे बड़े धुरंधर, वहां से गौतम गंभीर ने अपनी टीम को संभाला। अगर आप 200 प्लस रन चेज कर रहे हैं, उसमें 97 बना रहे हैं, आधे रन आप बना रहे हैं, तो आपको क्रेडिट तो आधा तो मिलना ही चाहिए। तो उसको तो 10% ही मिलता है। वो यही तो कहता है कि टीम का, यानी कोई उसकी किसी से, कोई धोनी से कोई वो नहीं है, ना कोई विराट कोहली से है, ना किसी बोर्ड से है। वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम से, वो दूसरों से कहता है
यानी ये नहीं है कि वो किसी से धोनी से ज्वेलसी करता है या विराट कोहली से ज्वेलसी करता है। वो कहता है सिस्टम तो करो यार, जो ईमानदारी से कोई काम कर रहा है, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो उसको क्रेडिट तो दो। सही बात है। तो यही है कि गौतम गंभीर अब राजनीति में आया, तो राजनीति में आया, कोई मेरे से कहने लगा कि इलेक्शन में है गौतम गंभीर को चलते हैं ये, तो गौतम गंभीर जब ठीक यानी अच्छे उसके पास पैसा था, उस पे भी उसके फादर पे भी था, तो मैंने कहा नहीं यार गौतम नहीं लेगा। तो बोले नहीं चलो, तो मैंने कहा नहीं लेगा गौतम ये ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के लिए चंदा किया था, चंदा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। बोले सर ऊपर वाले ने सब मुझे दे रखा है, मैं क्यों लूंगा किसी से? मेरा काम सेवा का है। मेरा काम, मैं इस राजनीति में इसलिए आया हूँ कि सेवा करनी है मुझे। क्या बात है। तो मुझे पैसे क्या करने हैं पैसे। तो ये जो हार्ड टाइम था सर, जब ये सब होता था, आपकी बात होती थी? गौतम साथ ही रहता था। अच्छा। हाँ, तो बात तो होती थी। यानी भाई जो गौतम की मदर है, उन्होंने जन्म दिया, मैं उसकी क्रिकेटिंग मदर हूँ। नहीं, सही बात है। तो मुझे तो वो इतना प्यारा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, उसको लोगों ने ना वैसे ही वो कर रहे हैं। यानी आजकल आपके सोशल मीडिया पे यानी कुछ भी पर्सनैलिटी बना कुछ करते हैं, किसी भी तरह का कोई पर्सोना बना लेते हैं, नहीं है। पर जिस दिन एक आपको मैं बता रहा हूँ, गौतम गंभीर 2007 का वर्ल्ड कप जीत का है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मीडिया आया, बहुत ज़्यादा सब कुछ आया। तो सबको वो फिर बाद में मीडिया वाले पर्सनल इंटरव्यू कर रहे थे, मैं यार अभी आया रहने दो। तो उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है, तो मैं उसका चैनल भी बेचारी का कोई ऐसा था, कोई हल्का फुल्का चैनल था। गौतम कहने लगा सर इसको बुला लो लड़की को। वाह। तो मैंने कहा बेटा तू आ जा। तो मैंने कहा यार वो लड़के दूसरे वो बुरा मानेंगे, वो इतने बड़े बड़े चैनल के लोग हैं वो। ने बोला सर मैंने उस लड़की को देख के ये सोचा कि वो मेरी बहन होती तो इस तरह का काम कर रही होती तो वो भी तो वो उसकी जॉब थी, 11 बजे तक वो खड़ी है और मैं उसको मेरा नहीं दूँ, तो ये है। कितनी गहरी बात है कि आदमी तो उस लेवल पे पहुंच के फिर तो सोचता ही नहीं है। गौतम गंभीर अलग तरह का इंसान है। यानी गौतम गंभीर को मैं जानता हूँ, गौतम गंभीर को बहुत कम लोग जानते हैं, पर उसकी पर्सनैलिटी को ऐसे बना दिया, वो उससे लड़ लेता है, वो उससे लड़ लेता है। अरे नहीं लड़ता है यार, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ता। उसको गौतम गंभीर को 2 गाली भी दे दोगे, गौतम गंभीर कुछ नहीं कहेगा। हाँ, गौतम गंभीर के साथ वाले को अगर आपने कुछ कह दिया तो अब जो पीछे IPL में लड़ाई हुई, वो नकवी के लिए लड़ाई हुई, वो जो लड़का अफगानिस्तान का, उसकी थोड़ी लड़ाई थी। सही बात है। वो तो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है। अगर इंसान को ईमानदारी से दूसरों के लिए लड़ता है तो फिर तो मत लड़ो भाई, फिर तो इंडिविजुअलिज्म पे आ जाओ। अपना कोई कम्युनिटी, ये जो कॉमन जो आपके कॉज है उनको रहने दो। तो गौतम गंभीर को बहुत कम लोग समझते हैं और समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ा इंसान है, एक्चुअली वेरी डीप, यानी अलग तरह का इंसान है वो। यानी कास्ट, रिलीजन, ये वो उसके आसपास भी नहीं, उसके केवल इंसानियत है उसके सामने। ओके सर, फिर हम ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्टली होता है कि जो भी कोचेस होते हैं इंडिया में, वो पहले प्लेयर बनना चाहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि प्लेयर नहीं बन पाए या फिर खेल लिए थोड़ा बहुत, फिर वो कोचिंग प्रोफेशन में जाते हैं। आपने पहले प्लेयर बनना था या हमेशा से एक क्लियर था कि मुझे कोचिंग लाइन में जाना है? एक्चुअली मेरे पड़ोस में ना एक हैंडबॉल के कोच थे, ठीक है, एक बास्केटबॉल के कोच थे दिल्ली में। मैं नेटिव पहले से मेरा रोहतक में। ओके। बेसिकली रोहतक से जब मैंने पढ़ाई करी तो अपनी रोहतक में की। तो मेरे अड़ोस पड़ोस में 3-4 कोच रहते थे, तो वो सुबह जाते थे ग्राउंड पे, मैं भी उनके साथ जाता था। जब मैं 15-16 साल का था, 10th क्लास में था, तो उनके साथ जाता था। मैंने कहा यार ये बढ़िया काम है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। यानी सुबह जाओ, फिर शाम को जाओ, खेलो, खिलाओ, मैं इससे बढ़िया ज़िंदगी नहीं है। अगर मुझे कोई काम करना होगा तो मुझे क्रिकेट अपनी कोचिंग ही करनी है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। तो मैं यूनिवर्सिटी अंडर 19, 23 इधर उधर ये खेल के जो क्रिकेट थी, वो मुझे लगा कि मेरे लिख ही रखा था कि मैं कोच बनना है।
उस कोच बनने के लिए मैंने बहुत यानी 90s में सरकारी जॉब छोड़ी, फिर 96 में छोड़ी, केवल कोच बनने के लिए। अरे वाह। तो पहले सर आप सरकारी जॉब में थे दिल्ली में? दिल्ली। ओके, मतलब किसी स्कूल में सरकारी? नहीं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में था। अच्छा, दिल्ली में थे। हाँ। फिर आपने वहाँ एकेडमी डाली? हाँ। उसी जगह में? पहले अगर मैं अपना शुरू का बताऊँ आपको, तो मैं पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में था। ठीक है। तो वहाँ जो क्लर्क था, तो बहुतों ने कहा क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैं नहीं यार, मुझे कोच बनना है। दिल्ली में पहली एकेडमी बनी थी प्ले मेकर। ओके। तो वो उस प्ले मेकर एकेडमी में अब्बास अली बेग, चेतन चौहान, राकेश शुक्ला, सुरेंद्र खन्ना, मदन लाल, ये एज ए एक्सपर्ट थे। तो उनको एक कोच चाहिए था जो NIS किया हुआ था। मैं NIS करके आया था। तो मेरे को किसी ने कहा कि भी आपने वहाँ काम करना है? मैंने कहा करना है। तो कह तुम तो सरकारी नौकरी में, बोला मैं छोड़ दूंगा। बोले पागल हो? 90s में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चा, एक मेरे फादर मदर, यानी मदर मेरी टीचर रही हैं, फादर मेरे बिजली बोर्ड में रहे। तो उन्होंने कहा भी तेरा मन है, उस टाइम पे मेरे फादर मदर ने कहा तेरा मन है तो छोड़ दे। क्या बात है। तेरे बच्चों को रोटी हम देंगे। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती थी। तो ये किसी को इस तरह के माँ बाप मिलते हैं जो उसके, यानी उस टाइम पे, आज के माँ बाप तो अपने बच्चों का गेम खेलते हैं, पर उस टाइम पे ने बोले भाई तेरे बच्चों को हम सब कुछ करेंगे। तो मेरा जो ये कोच बनने का सारा क्रेडिट है वो मेरे माँ बाप को है। ग्रेट। तो फिर मैं वो एकेडमी ज्वाइन कर ली। 4 साल मैं उस एकेडमी में रहा। मैंने कहा नहीं यार, ये एकेडमी है तो इसमें बहुत ज़्यादा वही आएंगे जो फीस वगैरह देंगे। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ बकरी भी आए और बाघ भी आए, अमीर भी आए, गरीब भी आए। तो फिर वहाँ दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर थे सतपाल पहलवान जी। उन्होंने पता चला कि उन्होंने कहा भी हम तुझे ग्राउंड दे देंगे, वो तुमने ही डेवलप करना है और तुम्हें हम एज ए पार्ट टाइम कोच रख लेंगे। ओके। तो फिर उन्होंने पार्ट टाइम कोच रख लिया जिसकी 80 रुपये रोज का काम था। ओके। तो मैंने कहा भी मैं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कोच बनना और हिंदुस्तान के लिए प्लेयर तैयार करना है। क्या बात है। तो ये देखो, मैं पहला बैच था मेरा जब मैं कोचिंग शुरू करी दिल्ली में, तो गौतम गंभीर उसी बैच में था, अमित मिश्रा वहीं थे। ओके। तो मैं बड़ा लक्की रहा कि पहले ही बैच में मुझे वो उस तरह के बच्चे मिले, जोगिंदर शर्मा, ये मेरा पहला बैच था। तो फिर मैंने वो फिर बीच में मैं दो साल सलमान बॉयज स्कूल में भी रहा। अच्छा, उस टाइम बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी उसकी। सलमान की अभी भी है। ओके। अब थोड़ा सा हो गया सलमान बॉयज। फिर उन्होंने कहा कि आप 12th तक के बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे करोगे। मैंने कहा नहीं यार, मेरे जो बाहर के बच्चे हैं, गौतम गंभीर मॉडर्न स्कूल में था और बच्चे मेरे इधर उधर थे। मैंने कहा यार मैं केवल सलमान के बच्चे तो नहीं करूँगा, मैं तो पूरे जो मेरे स्टूडेंट। तो फिर 96 में सतपाल पहलवान जी ने कहा भी ये ग्राउंड तुम्हें दे देंगे। तो फिर मैंने वो सलमान स्कूल की PGT छोड़ी थी 96 में। ओ, मैटर करती थी उस टाइम पे, मतलब दिल्ली की मेरे ख्याल से टॉप स्कूल में। हाँ, टॉप स्कूल में। उसके बाद 80 रुपये रोज पे मैं दिल्ली सरकार में लगा। PGT छोड़ के 80 रुपये रोज पे कौन करेगा? उस टाइम PGT की क्या तनख्वाह? वो थी 1640-2900 का ग्रेड था। ओके। तो अब वो होगी 4-5 हज़ार रुपये तो होगी वो। उस टाइम पे बड़ी बात थी। हाँ, और मैं 80 रुपये रोज पे काम किया फिर, और वो भी पार्ट टाइम, जिसके सैटरडे संडे को पैसे कटते हैं। ओके। मैंने कहा नहीं यार, ग्राउंड मिल जाएगा। और वो देखो मेरा कोई पर्सनल खर्चा था नहीं। ट्रेन में आना, 300 रुपये का 3 महीने का पास था। घर से रोटी लानी, घर जाकर रोटी खा लेनी। ट्रू। तो पर्सनल कोई खर्च था नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे को एक दया था कि मुझे हिंदुस्तान के लिए प्लेयर तैयार करना है। तो गौतम गंभीर और ये सारा मेरा पहला बैच था, ये मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं विजन था कि 100% जाना उसी पे ही है। जाना उसी पे। तो उसके बाद मैं वहाँ रहा, यानी फिर वो उसमें क्या था कि आसपास ना झुग्गियाँ थी। अच्छा। उस ग्राउंड पे सैटरडे संडे को पूरा वो था। तो मैंने MA सोशियोलॉजी की हुई थी। मैंने कहा यार सोसाइटी से एसिमिलेट करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एसिमिलेट करके काम करते हैं। मैंने कहा भी तुम भी खेलो, तुम्हारी भी टीम बना देता हूँ।
अच्छा, उसी में कोचिंग सेम टाइम हाँ पे? हाँ, यानी मैंने कहा भी तुम आ जाओ, तुम्हारी 4-5 टीम बना दूं, मैंने उनका टूर्नामेंट करा दिया, उनका सामान दे दिया। मुझे पता था वो नहीं रहेंगे, कुछ को सामान दिया, वो को चलो सामान मिल गया, निकल गए वो, कोई कुछ निकल गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे थे उनको उसका ओनर बना दिया। अच्छा, उनके फैसिलिटी जो दी थी उसका एक किस्म से ग्राउंड का ओनर बना दिया कि भाई तुम ही हो, तो वो मेरा ग्राउंड का ध्यान रखते थे। ट्रू। तो सर, जब ये प्लेयर बन जाते हैं, मोस्टली देखा गया है कि कोचेज़ ने बनाया, पाला, उन्हें बनाया, सब चीज़ें की, जैसे ही वो प्लेयर बने उसके बाद वो भूल जाते हैं, या फिर कभी भी जाते हैं तो जो प्लेयर उनका करंट में होता है उसका वो मीडिया में नाम ले देते हैं कि इनके अंडर में मैंने सीखा है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि आपने बिल्कुल रॉ से लेके एक बड़ा प्लेयर बनाया और वो नाम किसी और का ले गया? नहीं, मेरे साथ बड़ा लक्की हूँ मैं। आज भी मेरे साथ, अगर आज भी मैं गौतम गंभीर को ये कह दूं कि मुझे ये चाहिए, अमित मिश्रा को कह दूं ये चाहिए, जोगिंदर शर्मा को कह दूं ये चाहिए, नीतीश राणा को कह दूं ये चाहिए, उन्मुक्त को कह दूं, जो मेरे दूसरे बच्चे सबको कह दूं, वो 2 मिनट में भाग के आएंगे। क्या बात है। क्योंकि उनका एक्चुअली क्या है कि अगर आपका पालन पोषण ठीक नहीं है तो वही बोलेगा। ये बात भी सही है भाई, आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छा करोगे, फिर वो बच्चा ये थोड़ी कहेगा ये मेरा बाप नहीं है, मेरा पड़ोसी मेरा बाप है, या मेरी गर्लफ्रेंड का बाप मेरा बाप है। सही बात है। और जिंदगी में आपको मैं बता रहा हूँ, कोच और फादर, बाप कभी नहीं बदले जा सकते। ये बात भी सही ना है। बाप को बदल सकते, ना कोच को बदल सकते। जो नालायक होगा वही बाप को बदलेगा, वही कोच को बदलेगा। तो मेरे स्टूडेंट बहुत ही संस्कार वाले और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने ना बाप बदला ना कभी कोच बदला। क्या बात है। ये मेरे ख्याल से संस्कार, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि जब वो कोच को अपने ऊपर मेहनत करते हुए देखते हैं कि ये आदमी सुबह से शाम तक लगा हुआ है, तो वो चाहते हुए भी कुछ ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि मैं किसी और का नाम ले कैसे सकता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बनाई है। क्या करते हैं सर वो, अगर आप मांग नहीं रहे हो, ऑब्वियसली कुछ मांगते नहीं होगे आप, बिना मांगे भी कुछ आपके लिए करते हैं? हाँ, मैं मांगता नहीं। जिंदगी में मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। क्या बात है। वही बात है कि आप यूनिवर्स में डालते रहो अपनी मेहनत, और वो कहीं ना कहीं से किसी रूप में आपके पास आते जाते हैं। यानी आज भी भगवान की दया से सारी चीज़ें। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि भाई वो ऊपर वाला है। कोच हैं, बहुत कोच काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये कुदरत उनके पास ऐसा कोई बच्चा नहीं भेजती। हाँ, कभी ये कहें कि कोच प्लेयर बनाता है, कोच नहीं प्लेयर, कोच प्लेयर को संभालता है। ओके। एक टैलेंटेड बच्चा आता है, उसको संभालना होता है, उसको संभाल के उसका लालन पोषण अच्छे से करना होता है, उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनना होता उसका ग्रोथ का हिस्सा बनना होता है, उसको समझाना होता है बेटा अब ये चीज नहीं करनी, ये करना है, ये चीज नहीं, उसका डायरेक्टर बनना होता है। अगर उसको उसकी फिल्म हिट करानी है तो उसको बड़ा ईमानदारी से उसका डायरेक्टर बनना होता है। कोच का बस इतना काम है, एक्टर वो है। बिल्कुल, उसको उस एक्टर को संभालना है कि अब तूने ये वाला सीन ले, अब तू ये वाला सीन कर, अब तू ये वाला सीन कर। अगर जिस दिन आपको उस बच्चे का सीन प्रॉपर करवाना आ गया तो आप अच्छे डायरेक्टर बन जाओगे, अच्छे कोच बन जाएंगे। और दूसरा क्या कि कोच को कभी ईगो नहीं रखनी चाहिए। ओके। पर कोचिज में हर चीज की ईगो हो जाती है कई बार। ईगो प्लेयर्स के जो ट्रेनिंग है। ईगो क्या कि मैं कुछ बन गया। अब आप ये देखो, मैंने BCCI का हाईएस्ट लेवल कर रखा है, NIS कर रखी है, मैं PhD हूँ फिजिकल एजुकेशन में, फिर भी मैं कहता हूँ कि सरकार ने मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड दे रखा है, फिर भी मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट ने मुझे कोच बनाया। क्यों कोच बनाया? वो जो डिस्कस होती थी वहाँ की चीजें वो मेरे से डिस्कस करते थे। ओके। कि भी सर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। गौतम तो बहुत ही ज्यादा डिस्कस करता था। अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू स्किल्स, जिस तरह की भी डिस्कशन होती है कोचेज में, प्लेयर्स में, वो चीजें में, सर ऐसे कर ले तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कर ले तो ऐसे क्या होगा, ये किस तरह टेक्निक होगी, इस तरह से क्या ऐसे। यानी उन लोगों ने मुझे इनोवेटेड कोच बना दिया। वाओ,
मतलब ये एक ईगो नहीं थी कि मैं बोल रहा हूँ वही करना है ना तुम्हें ना, टाइप से। तो इनोवेटेड कोच आपको इनोवेटेड कोच बनना पड़ेगा। इस क्रिकेट में मोस्टली कोचेस क्लोनिंग करते हैं ओके। कि भी एक जैसा बना देते, नहीं बनता। अगर एक जैसा बनता तो बुमराह अलग बॉलर है, मलिंगा अलग बॉलर है, True. और तीसरा कोई अलग बॉलर है। आई रिमेम्बर जो एमआरएफ ने हमारे इंडिया के कितने बॉलर खराब किए थे, वो एक ही तरह का एक ही एक्शन तरह जो कर देते थे वो। वो बिल्कुल सही सबको बात एक है। जैसा बनाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता, क्लोनिंग नहीं होती। आप अगर मान लो किसी का एक्शन थोड़ा डिफरेंट है तो आप उसकी उस मसल्स पे काम कर लो। जो मसल्स उसको ज्यादा यूज हो रही है तो उस पे मसल्स पे काम कर लो। आप उसका एक्शन क्यों बदल रहे हो? ट्रू। जो आया उसे बेस्ट बना दो, जैसा उसको है। बेस्ट बना दो। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, ट्रू। दूसरे की सोच अलग है। ट्रू। नावेद, एक्चुअली क्या है कि हम ना कॉन्शियस माइंड से खेलते हैं, और जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट है सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, कैसे? जो सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। ओके। अगर हम रात को सोते हैं, हम थोड़ी सांस लेते हैं, अपने आप ली जाती है, किडनी अपने आप काम करती है, हर चीज अपने आप काम करेगी। तो वो सबकॉन्शियस माइंड कराता है आपको। क्रिकेट में भी जैसे आपने ब्लिंक किया तो ये आपको 0.03 में हो जाएगी सेकंड में, और बॉल आपकी आती है 0.04 में। ओके। तो अगर आप यानी थिंक एंड प्ले करोगे तो बॉल तो एकदम मुंह पे से निकल जाएगी। आपने सी एन प्ले करना है, देखना और आपकी बॉडी रिएक्ट हो जाए, जो मसल मेमोरी के बेस पे। हाँ, आपने देखना है और बॉडी चल पड़े, देखते बॉडी वहां चल पड़े, बॉडी ऐसे चल पड़े। ट्रू। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कराता है कि यार ये बोले ऐसे ही चल, ऐसे चल, यही ऐसे, वो अपने आप ले जाता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब उस शॉट को इतनी बार खेल लेना है कि तुम्हें सोचने की जरूरत ही ना पड़े। वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ये छोटी बॉल, ये बॉल यहाँ पड़ेगी तो यहाँ मार दूंगे, ये बॉल, तो बॉडी अपने आप चली जाएगी ना। अब जैसे आप भाग रहे हो और कोई सामने आपको वो लगा दिया, यानी कोई पाइप लगा दिया, तो नेचुरली बेसिक से आपको पाइप लगे ना, फिर भी आप झुक जाओगे नीचे। ट्रू। तो वो सबकॉन्शियस माइंड कराता है। तो आप एक शॉट को कितनी बार टारगेट रहता है कि शॉट को तो खेलता रहे टाइप से? जैसे कई बार कोचेस बोल देते हैं कि कम से कम 10,000 बार तो खेलना ही है एक शॉट को। मेन चीज है कि अगर आप में जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ओके। कि आप करना क्या है और किस माइंड से आप कर रहे हो। एम क्या है? टारगेट प्लानिंग से करनी है आपको। ओके। हम ये सोचते हैं कि नेट्स में जो कोच ने 3-4 दिन में जो प्रैक्टिस होती है उसमें 4-10 मिनट 15 मिनट बैटिंग करा दी, उसी से आप बन के ऐसे बिरले प्लेयर बनते हैं। अगर यानी जो भी हैं, जो कोई टेनिस का बड़ा प्लेयर है, कोई भी बड़ा प्लेयर, 1,000 बॉल यूज करते थे खेलने। ओके। 400-500 बॉल खेलते हैं एवरी डे, यानी तब जाकर आप बड़े प्लेयर बनते हो। ट्रू। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अच्छी मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो चीज कर देंगे, क्योंकि फिर आप प्लान में रहेंगे। आपकी जो ओरा है ना, वो ओरा आपके साथ ही ट्रैवल करना चाहिए। ओके। अगर वो ओरा आपके साथ नहीं रहता तो कोई नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं, शाम को सोच रहे हैं मुझे किसी से मिलने जाना है ये मेरा क्वेश्चन था आपसे कि जैसे सोशल मीडिया आया है तब से बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, तो ये फ़र्क आपको दिखता है प्लेयर्स में कि आपने ऐसा माहौल ही अलग कर दिया है? अगर आप दिल्ली में अब क्रिकेट देखो, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जितने जहाँ भी हैं, मैं कहता हूँ क्रिकेट आसान होगी बच्चों को खेलने की। अच्छा, सीरियसली। कैसे? अगर जो बच्चा 3-4-5 साल मेहनत कर लेगा सोशल मीडिया से हट के, वो अपने आप प्लेयर बन जाएगा। इन दैट सेंस बिल्कुल सही बात है। क्योंकि किसी बच्चे को, मैं कोई भी बच्चा, मैंने पूरी रिसर्च करता हूँ,
मोस्टली 6 से 6.5 घंटे रिसर्च चाहिए। लोग वो देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं। ट्रू। 6 से 6.25 घंटे, बिल्कुल सही बात। यानी या व्हाट्सएप चेक करेंगे या चैट करेंगे। फोन 6.5 6.25 घंटे तक आपके पास रहता है। बिल्कुल। और मैं यहाँ जो मेरा गुरुकुल है उसमें मैं फ़ोन 1.5 घंटा देता हूँ। अच्छा, पूरे दिन में 1.5 घंटे के लिए मिलता है फ़ोन, उसमें आप फ़ोन वगैरह कर लो। उनसे फ़ोन ले लेता हूँ, वापस दे देता हूँ। तो 6 घंटे हमारी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इसलिए भी रात को नींद भी अच्छी आती है। जब फ़ोन ही नहीं होगा तो रात को नींद आएगी। बिल्कुल सही बात है। सुबह 6:30 बजे मेडिटेशन करना है। आपने बोला मेडिटेशन, मतलब कंपलसरी? कंपलसरी है। यानी ये मेरा वो है, यानी क्या बोलते हैं उसको, मतलब शेड्यूल है। शेड्यूल है। ओके। सुबह 6:30 बजे से आपका मेडिटेशन है 40 मिनट का। ओके। सबसे पहली चीज़ यही है? पहले क्या है कि पहले सूर्य नमस्कार, अच्छा, फिर सूर्य प्रणाम, उसके बाद आपका मेडिटेशन है। वाओ। मेडिटेशन में अलग अलग वो कराता हूँ, ये नहीं है कभी डायनेमिक मेडिटेशन करा दिया, कभी श्री श्री रविशंकर वाली वो करा दी, कभी अलग अलग का अलग अलग। मतलब माइंड से सेट हो गए, अब बॉडी पे आ जाओ, पूरे दिन बॉडी पे काम। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस, फिर उसके बाद मैच। हर बच्चे को 3 मैच देता हूँ हफ्ते में। आप बहुत सारे कोचेस को जानते होंगे, आपने देखे होंगे उनके कोचिंग का स्टाइल है, या फिर वो किस तरीके से सोचते हैं प्लेयर के बारे में। आपको क्या लगता है कि कोचेस में क्या चेंज होना चाहिए इंडिया के अंदर, जो अप्रोच है उनकी, उसमें आपको क्या लगता है? कोचेस में एक ही चेंज होना चाहिए कि वो कोचेस बच्चे की माँ बन के काम करें। वाह। मतलब वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बच्चा अपनी कोई भी चीज़ आके आपसे बता सके। वाह। बाप से नहीं बता सकता। हमारी जनरेशन तो थी नहीं कि फादर से ज़्यादा बात कर सकते, माँ से कर सकते थे, लड़ भी माँ से लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। बाप से नहीं लड़ पाते थे। बाप से तो दिखता था, आए चुपचाप कमरे में घुस गए, बस इज्जत देके डर एक अलग सा। ये था। एक्सप्रेशन पावर थी नहीं, ना बाप की थी कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ना बच्चे की थी कि पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ। माँ से जरूर थी। माँ एक्सप्रेशन जरूर देती थी, बेटा मैं तेरे से कितना काम प्यार करती हूँ, ये करती हूँ। और बच्चा भी कहता मेरी माँ मेरी माँ मेरी। पिटाई विटाई भी लग जाती है, वो भी प्यार में, वो भी प्यार में। तो बेसिकली कोच को एज ए माँ की तरह रोल करना चाहिए, एज ए दोस्त काम करना चाहिए। ट्रू। और फिर एज ए फादर भी करना चाहिए कि जब आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी गाइडेंस है, तो कोच के रोल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी माँ भी बनना पड़ता है, बाप भी बनना पड़ता है, दोस्त भी बनना पड़ता है, भाई भी बनना पड़ता है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग रोल प्ले करना है उनके लिए। जैसे सर कोई बहुत अच्छा आपने प्लेयर तैयार कर दिया, पूरी मेहनत की, आपको लगता है कि ये अभी इंडिया खेलना चाहिए, और किसी वजह से या तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या परफॉर्मेंस के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप कैसे उसको डील करते हो, या उसके माइंड के साथ कैसे उसको मोटिवेट करते हो? देखो, बहुत बच्चे आए। ओके। एक नहीं आए, बहुत आए। इतने, यानी कम से कम जितने बने हैं उससे 80% ऐसे बच्चे आए जो इंडिया नहीं खेल पाए। हाँ, रणजी ट्रॉफी तो खेल गए वो, पर इंडिया नहीं खेल पाए। वो उनको एहसास हो जाता है। ओके। उनको एक चीज का एहसास कराता हूं कि आप 100% काम करो, फिर उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आप नहीं खेले तो क्यों नहीं खेले। कम से कम कल को ये नहीं है कि ये लड़का तो प्रैक्टिस के टाइम पे वहाँ घूम रहा था, प्रैक्टिस के टाइम पे। तो ऐसे ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं जो अच्छे बिजनेसमैन बन गए। अच्छा। जो 100, 200, 400 करोड़ के आदमी हो गए। क्या बात है। वो ये कहते हैं कि सर आपने ना हमें इतना डिसिप्लिन से खिलाया कि हम चलो क्रिकेटर नहीं बने तो हम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। वो डिसिप्लिन आ गया। वो डिसिप्लिन। एक उद्धव लड़का है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल उसने बनाया। अच्छा। वाह। एक राजन गुप्ता है, यानी वो बिल्कुल ही,
यानी नीचे आ गए थे, फैमिली बिल्कुल ही जीरो हो गई थी। उनके फादर यानी डेथ हो गई थी जब वो 20-22 साल के थे। ओके। उसके बाद वो क्रिकेट खेले थोड़े से, वो फैमिली का बिजनेसमैन थे, तो फैमिली का प्रेस था कि भी वो करना है। आज वो दिल्ली के बेस्ट बिजनेसमैन है। तो वो जो खेल है ना, वो खेल उन बच्चों को, उनकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। उनको लड़ने की क्षमता ले आता है, उनका इमोशनल बैलेंस बराबर अच्छा कर देता है, पॉजिटिव हो जाते हैं लाइफ को लेकर। अच्छा, एक बड़ा मिथ है हर किसी के माइंड में कि क्रिकेट में जुगाड़ चलती है। अब इतना मतलब लोग खेल रहे हैं और हर कोई, हम जैसे कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें अगर जुगाड़ लग जाती तो हम खेल जाते। ये सर क्या है, मतलब ये सही बात है कि जो टैलेंटेड है वो खेलता ही खेलता है? देखो, ये मेरे हिसाब से मिथ है। ओके। मिथ क्यों है कि उनके लिए मिथ है ये जो लड़के लड़ाई को लड़ते नहीं है। ट्रू। जो लड़ाई को लड़ते नहीं है, आपके रिस्ट्रिक्शंस बहुत आएंगे। अगर मिथ होता तो कुमार कार्तिकेय पहले कानपुर में खेला, फिर वो मेरे पास 14-15 साल का दिल्ली में आ गया। कुमार कार्तिकेय किसका लड़का? ये कुमार कार्तिकेय एमपी से रणजी ट्रॉफी खेलता है। ओके। और मुंबई इंडियंस से आईपीएल में है। ठीक है। और उसकी हाईएस्ट विकेट टेक कर रहा है पिछले साल, जब मुंबई जो अपना एमपी जब रणजी ट्रॉफी जीती तो उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर था। ओके। तो मैंने उसको, अजय द्विवेदी है मेरे मित्र हैं, उनको शैडोल में सेक्रेटरी थे, तो मैंने कहा इस बच्चे का भला कर दो, इसको डिवीजन खिला लो। उसने 50-50 विकेटें ली। ओके। और फिर ट्रायल मैच में ली, तो वो एमपी से डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी, ना 14, ना 16, ना 19, ना 23, वाह, डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी आज भी खेल रहा है। और बड़ा यानी हथियार है वो रणजी ट्रॉफी का, और मुंबई इंडियंस से वो है। तो बट इसमें अगर हम कहें कि आप ना बोलते उनसे कि इसकी हेल्प कर दो, तो क्या वो खेल पाता? मतलब नहीं खेल पाता। एक कोच जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक कोच जरूर होना चाहिए। एक गाइडर आपका होना चाहिए जो आपको गाइड करे। ओके। अगर नहीं है तो फिर उनके लिए तो भाई मैं ये कहता हूँ, मेरे कम से कम 15 लड़के डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। ओके। कुलवंत खिजरोलिया था। तो क्या इनडायरेक्टली इसको जुगाड़ बोलेंगे? नहीं, खिलाड़ी हैं। अच्छा, बस देखने के लिए हमने बोला कि एक बार देख जो लो। एक छोटा लेवल है ना, वहां लगता है कि जुगाड़ हो गया। अंडर 14, 16, ओके, वो भी अपना छोटे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन इस लेवल पे लगता है कि बच्चों को नहीं आता, तो वो फिर उसको सोचते कि जुड़ा हम नहीं खेल सकते, पर वो लड़ नहीं पाते। अगर मान लो अगर गौतम गंभीर अंडर 14 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था, अंडर 19 का वर्ल्ड कप नहीं खेला, जिसने हाईएस्ट रन गेटर था, पर वो रुक जाता तो वहां रुक जाता, खत्म क्रिकेट हो जाती है। वो फिर वर्ल्ड कप 2 इंडिया को नहीं जितवाता। ट्रू। और 2 उसने कह के आईपीएल जितवाया केकेआर को, जो केकेआर 0 पे थी 2012 का 2014 का। मुझे लगता है ये राइट अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जो आप माइंड में डाल देते हो कि नहीं खेले हो तो भी आदमी बन गए हो। हाँ। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करोगे तो वो अच्छा ही करोगे। एक चीज़ बताऊं मैं, क्रिकेट अब स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट अब प्रोफेशन है। ओके। मैं एज ए कोच हूँ। आज आपने मुझे ब्रॉडकास्ट पे बुलाया तो मेरी कोई अचीवमेंट थी तभी बुलाया, नहीं तो कोई आपके पड़ोस में यहाँ से 3 किलोमीटर पर एकेडमी है, किसी कोच को बुला लेते हैं। ट्रू। मेरी कुछ वैल्यू थी तो वो आपने बुला लिया कि भाई इस आदमी ने काम कर रखा है तो बुला लिया। ट्रू। तो मेन चीज है कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, काम करना, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आपकी वैल्यू होगी नहीं तो फिर आपको दूसरी वैल्यू वाला हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू 40% की है तो वो 30% को वाला ले लेगा तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी 50% है 40% वाला ले क्या। हाँ, अगर आपकी वैल्यू 100% है फिर वो 40% को नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है। अभी इतना गैप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कामरान लड़का एक हमारा, वो एमपी का कप्तान बनना था, उसका कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि बाहर का लड़का था, डॉक्यूमेंट उसका कोई वो हो गया, यानी कोई उसकी सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। जितने भोपाल डिवीजन के सेलेक्टर थे सब ने कहा बहुत अच्छा लड़का है, हमें कप्तान चाहिए, बल्कि हमारे पे नाराज हुए कि आपने इसके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं वो स्कूल वाले ठीक करा कर रखे।
कि आप लापरवाह हो, आप ये हो, हमने सुननी पड़ी है कि हमने ये बच्चा खिलाना था। और किसी से कहोगे कि सेलेक्टर सेलेक्ट नहीं करते, भाई प्लेयर बनाओ, सेलेक्टर अपने आप सेलेक्ट करेंगे। ये कैसे मतलब पुश ही नहीं करना पड़ा? कुछ नहीं, सच में मैं किसी सेलेक्टर को जानता भी नहीं भोपाल डिवीजन के। मैं कुमार कार्तिकेय जब रणजी ट्रॉफी खेला, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सेलेक्टर है। ओके। ना मुझे ये पता था कि कौन यहाँ का सेक्रेटरी है एमपीसीए का। मैंने तो उसके पता चला कि उसके वहाँ आ गई, कैंप में आ गया रणजी ट्रॉफी के। मैंने तो उसकी बाई ईयर की टिकट कराई, पहली बार बताया कि कुमार कार्तिक ऐसे जाना है, ऐसे अपनी टिकट लेके अपना बोर्डिंग ऐसे लेना है, लिख के दिया था। पहली बार वो हवाई जहाज में बैठा था। ओके। इस तरह आपने सिक्योरिटी चेक करनी है, पूछते रहना, फिर जाइयो, फिर ऐसे करियो, ये सारी चीज। ओके। और वो रणजी ट्रॉफी खेल गया, आज वो हवाई जहाजों में ही घूमता है, 5 स्टार होटलों में रहता है। जिंदगी बदलते देर नहीं लगती है। एक चीज़ बहुत है इंडिया में सर, जैसे ही बच्चे क्रिकेट खेलना स्टार्ट करें, मोस्टली पेरेंट्स खेल रहे होते हैं कि अपने बच्चे को इंडिया खिलाना है, ये करना है। किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कोच की अप्रोच कितनी है, कितने सिलेक्टर्स को जानते हैं, क्या करते हैं, और उसी जगह अपने बच्चे को जाके डालते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, मतलब क्या उनकी राइट अप्रोच है? नाविद भाई, पता क्या, मैं कहता हूँ जिस दिन इतने बड़े प्लेयर का बेटा कुछ नहीं खेल पाया, ट्रू, वहाँ सारे क्वेश्चंस जवाब बता दो उसके पास किस चीज़ की कमी थी। ट्रू। उसके फादर ने तो लॉर्ड्स मैदान के सामने घर ले लिया था कि मेरा बच्चा यहाँ बारिश से ज़्यादा है, अप्रैल से सितंबर तक तो इंग्लैंड में खेल लेगा। अच्छा। हाँ। ओके। और उसके लिए पर्सनल नवी मुंबई में घर ले लिया था कि स्टेडियम के पास ले लेते हैं। इससे बड़ी फैसिलिटी क्या हो सकती है? और इतना बड़ा नाम, ट्रू, जिसका नाम के आगे उस लग जाए, वो बच्चा तो नहीं खेल पाया। ट्रू। तो ये एक मिथ ही है कि आप अप्रोच ढूंढते रहोगे। कितने पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे इंडिया खेल रहे हैं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके बच्चे इंडिया खेल रहे हैं, कितने आपके प्लेयर्स हैं उनके बच्चे इंडिया खेल रहे हैं, बता दो कोई। अगर 10% हो तो बता दो। अब तो पूरा अगर खोल के देखो तो 10% हो तो बता दो। टैलेंट का ही है अब तो सारा सिस्टम। आप आईपीएल में मैच देखने गए हो, आप 10,000 रुपए की टिकट लेके जा रहे हो, पैसे खर्च करके देखने जा रहे हो, और आप वहाँ ड्रामा देखोगे क्या? सही बात है। आप छक्के चौके देखोगे, आप कलाकारी देखोगे, आप क्रिकेटिंग देखने गए हो। ओके। आपके पास सर बच्चे आते हैं, अप्रोच भी आती होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते होंगे। आप क्या देखते हो एक बच्चे में कि इस बच्चे में मुझे ये दिख रहा है, इसे मैं प्लेयर बना दूंगा? ऐसी कोई एक बारीक चीज़ देखते हैं? हर बच्चे में ना, किसी भी चीज़ में लगा लो, टैलेंट के साथ एटीट्यूड होना चाहिए। ओके। ओके। अगर आप में टैलेंट है और एटीट्यूड नहीं है, ओके, तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर में एटीट्यूड था, वो 24 घंटे क्रिकेट को जी रहा था। ओके। विनोद कांबली उससे ज़्यादा परफॉर्मर था, उसमें टैलेंट तो था पर क्रिकेटिंग एटीट्यूड नहीं था। ट्रू। तो आपके सामने एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही बात है। वो स्टारडम ही नहीं झेल पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। वो एटीट्यूड नहीं दे पाया, उसने हर चीज को, जैसे अब धोनी है, उसमें एटीट्यूड है क्रिकेट का। वो जीता है क्रिकेट जीता है क्रिकेट को, एक अपना ओरा बना कर रहता है। तो क्रिकेट में मैं बच्चे का बिहेवियर देखता हूँ। ओके। ये किस बिहेवियर का है, इसमें आई वाला फील है या वी वाला फील है। टीम प्लेयर है कि अगर आई वाला फील है, वो आई वाला फील बहुत पेरेंट्स अपने बच्चे को दे देते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को। सही बात। वो बच्चा बन गया, वो बच्चा बन गया, वो बच्चा बन गया, तू नहीं बना, तेरे रन नहीं बने, तेरा बैटिंग ऑर्डर अच्छा नहीं था, तेरा वो नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे आप खेलो, आपका बैटिंग ऑर्डर मान लो कोच कर भी दे, छठे डाउन पर कर दे, आपको 2 बॉल खेलने को मिली, 2 बेस्ट खेल दो। ट्रू। तो कोच ये कहेगा यार 2 बॉल अच्छी खेली, अगले मैच में पहले कराएगा। रवि शास्त्री है, वो आखिरी 10वें नंबर पे बैटिंग करता था, उसके बाद देश की ओपनिंग करी उसने, टैलेंट के बेस पे, एटीट्यूड के बेस पे। ट्रू। पेरेंट्स का सर इन्वॉल्वमेंट आप वो रखते हो अपने उसमें कि नहीं? मैं समझाता हूँ पेरेंट्स ओके। कि आप बच्चे की क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। ओके। आप बच्चे की क्रिकेट पे, यानी बच्चे को लाना ले जाना, ये करो। ओके।
दूसरा क्या, अगर आप बच्चे की क्रिकेट ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप अपना जो आपका काम है वो आपका काम सफर होगा। आपका काम सफर होगा, आपके घर पैसे की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो, जब आप बच्चे की क्रिकेट के चक्कर में 5 घंटे दोगे तो 5,000 पे आ गए, फिर आप घर में लड़ाई होगी आपकी। बच्चे ने 10,000 का बैट मांग लिया, उसकी लड़ाई होगी। आपका काम ये है कि आप अपनी जो आप काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप काम करते हो, आप नौकरी करते हो, उसको एक्स्ट्रा ऑनरी पे जाओ करने। तो उससे क्या कि आपकी ग्रोथ होगी। तो बच्चे की ग्रोथ हो या ना हो, आप अपनी ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाएगी और घर में हैप्पीनेस रहेगी, तो बच्चे की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। ट्रू ट्रू। गर्ल्स वर्सेस बॉयज सर, अभी गर्ल्स की विमेन क्रिकेट जो है आ रही है ऊपर, कि मतलब अभी लग रहा है कि अभी बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा, बीसीसीआई ने क्या किया है कि जितना बच्चों को, लड़कों को मिलता है उतना बच्चियों को दिया। हाँ, उतना ही बड़ा पैसा अच्छा हो दिया। गया। तो बीसीसीआई बहुत प्रमोट कर रही है। क्या बात है। अभी तो आईपी वो भी करा दिया, WPL WPL करा, यानी बीसीसीआई ने इतना जबरदस्त काम किया है इस क्रिकेट को बढ़ाने के लिए। और लड़कियों की क्रिकेट को तो जब पहले बीसीसीआई से पहले थी तो बच्चे, सीनियर टीम भी उनकी स्लीपर क्लास में जाती थी। सही बात है। अब बीसीसीआई के बच्चे हैं, वो अंडर 15 के बच्चे बाई ईयर जाते हैं, 5 स्टार में रहते हैं। सही बात। भाई आप देखो क्या 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 चीज़ नहीं सिखा रही बीसीसीआई। बच्चों का आने का, बच्चों का रहने का, बच्चों का खाने का, बच्चों का पीने का, ये कब मिलता है। यानी हमें तो कभी दिखाई नहीं दी कि भाई जो काले शीशे के पीछे की भी वो ट्रेन के पीछे क्या होते हैं, और उनको बाई ईयर मिलता है। बिल्कुल सही बात है। माइंड ट्रेनिंग सर कितनी इम्पोर्टेंट है? आप माइंड की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हो? जैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ होते ही नहीं थे, और बाहर के टीम के साथ पहली प्रायोरिटी है कि एक कोई साइकोलॉजिस्ट रखो जो प्रेशर को झेलना सिखा दे प्लेयर्स को। तो इंडिया में आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। जितना अब ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, पहले स्ट्रेस नहीं था, पहले एम्बिशंस नहीं था कि मैंने ये करना है, मुझे पास ये गाड़ी हो जाए, मेरे पास ये। अब स्ट्रेस बढ़ गया। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो मोस्टली आपको साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो जो आपका मेंटल ट्रेनर है वो टीम के साथ जरूर होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। इंडिया जो वर्ल्ड कप हारी थी, आपको क्या लगता है क्या वजह रही? इंडिया वर्ल्ड कप हारी, इंडिया अपनी परफॉर्मेंस से नहीं आ रही, ओके, ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव एटीट्यूड से आ रही है। वाओ, दिस इज व्हाट आई थिंक। यस, बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल फ्रीली, बड़े आराम से वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। हाँ, वो उस क्रिकेट हेड जो खेल रहा था क्रिकेट, जो हेड ने बैटिंग करी है, उसको था ही नहीं कि यार मुझे क्या खेल रहा हूँ, उसको था मुझे अच्छी बैटिंग करके आनी है। ट्रू। उनका जो, हमारे यहाँ क्या है कि हमारी क्रिकेट में स्ट्रेस लेवल है, इमोशंस के साथ साथ ना स्ट्रेस है, क्योंकि हमारे यहाँ सक्सेस बहुत बड़ी चीज को मानते हैं कि अब ये सक्सेसफुल हो गया, अभी इंडिया खेल गया, अभी IPL खेल रहा, इतने पैसे कमा रहा। जब वो वहां दिखाई देता है ना, वो 20 करोड़ रुपए कमा रहा है, और वो फिर 18 करोड़ पे आता ना, तो उसको स्ट्रेस हो जाता, 2 करोड़ के नुकसान से स्ट्रेस हो जाता। वो ये नहीं सोचता कि तू 20 लाख नहीं कमाता था, 20,000 नहीं कमाता था, आज तू 20 करोड़ पे है। सही बात है। और 2 करोड़ कम भी कमा ले तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो ये क्रिकेटिंग स्ट्रेस है ना, ये भी बहुत बड़ा है कि मैं कभी नीचे ना चला जाऊं, मैं कभी नीचे ना चला जाऊं, कि मैं कभी नीचे ना चला जाऊं। बाहर की लाइफ को क्रिकेट में घुसेड़ देते हैं। हाँ, तो और विदेशों में है नहीं। हाँ, सही बात है। जब ग्राउंड में है तो ग्राउंड में है। वहाँ तो ये भी नहीं है कि हम बड़े प्लेयर हैं। ट्रू। वो ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, ऐसे वहाँ चले जाते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सही बात है। नहीं, राइटली सेड, क्योंकि अब जो बिल्कुल गांव से प्लेयर गया है जिसने पैसे देखे नहीं है, एकदम से पैसा आता है तो वो मैनेज ही नहीं कर पाता है कि अब इस चीज़ को संभाले कैसे, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे दिखने लगता है। बिल्कुल सही बात है। 2 सर लास्ट क्वेश्चंस हैं। एक है द्रोणाचार्य अवार्ड जब मिला था क्या फीलिंग थी, और दूसरा ये है कि क्या मैसेज आप देना चाहोगे आज के बच्चों को और कोचेस को? मैं एक तो बच्चों को तो ये देना चाहूँगा कि आप अपनी क्रिकेट को बहुत इंजॉय लेके खेलें, और पढ़ाई करें। आजकल ये ट्रेंड चल गया कि पढ़ाई नहीं करनी,
हाँ, और क्रिकेट खेलनी है। ट्रू। मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई करेंगे, मेंटल ट्रेनिंग आपकी अपने आप हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। मेरा एक लड़का है अर्नव एस बुग्गा, ओके। पिछले साल अंडर 16 खेला, NCA किया, दिल्ली का कप्तान रहा, और उस लड़के ने 10th में एक दिन स्कूल नहीं गया, एक दिन। 10th में 85 लिए। अरे वाह। उसके बाद इस साल फिर वो अंडर 16 का कप्तान रहा, इस साल भी NCA कर रहा है। उसने PCB लिए। अच्छा। PCB देख लो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि उसके फादर डॉक्टर हैं, तो उसने PCB ली। PCB लेके 76% नंबर आए हैं, एक दिन स्कूल नहीं गया। क्या बात है। जो ट्यूशनें लगा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उन बच्चों के नंबर नहीं आ रहे। और वो साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है वो फुल टाइम। क्रिकेट खेला, कप्तान बन के परफॉर्मेंस देखे। NCA में वो बच्चा जाता है जो परफॉर्मर होता है। ट्रू, 100%। तो इसलिए पढ़ाई जरूर करो। पढ़ाई करोगे तो आपके इधर उधर कोई चीज नहीं आएगी। दूसरा, अपने माँ बाप की बहुत अच्छे से सुनो। ओके। अगर अपने माँ बाप की आप इज्जत नहीं कर रहे, अगर अपने माँ बाप की दिल से नहीं सुन रहे, तो आप प्लेयर नहीं बन पाओगे। अपने कोच की बहुत रिस्पेक्ट करो। अगर वो कोच आपको आगे बढ़ा रहा है, मोस्टली कोचेज को मैं ये कहता हूँ, जितने भी कोचेज हैं जो उनके बेस्ट प्लेयर होते हैं, उनको अपने बच्चों से ज्यादा संभालते हैं। अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। उसको कहेंगे बेटा चल तेरे को आइसक्रीम खिला देता हूँ। एक कनेक्शन बनने लगता है। कनेक्शन नहीं, कोच को अपने बच्चे से बहुत प्रेम हो जाता है। जब वो बहुत प्रेम हो जाता है तो वो अपने उस गुरु की बहुत इज्जत करो, क्योंकि आपको वो कहाँ से कहाँ लेके जाता है। सही बात है। कितने लोगों के हाथ जोड़ता है। अब मैं कितना वो हूँ, यानी गौतम कई बार कहता है सर ये क्यों ऐसे बेकार लोगों से मिलते जुलते हो ये। मैंने कहा नहीं गौतम, मुझे मिलना पड़ेगा बेटा, तुम खेल लिए। अब जो दूसरे लड़के हैं उनसे आज उनको भी तो सेलेक्ट कराना है, उनको भी तो बताना है, उनको भी तो मार्केट देनी है। अगर मान लो मैं अपनी ईगो में आ जाऊंगा, मैं चौड़ी छाती करके उनके पास जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं पूछेगा, मुझे झुक के जाना पड़ेगा। जैसे लड़की का बाप होता ना, हमेशा हाथ जोड़ता पहले टाइम में, अब तो नहीं जोड़ता। पहले तो हमारे जो था तब लड़की का बाप हाथ जोड़ कर रखता था, पगड़ी रख देनी। तो हम तो भाई लड़की के बाप हैं, क्या तुम्हारा और बच्चों का भविष्य बनाना है। तो इसलिए बच्चों को अपने कोच के प्रति बहुत प्रेम रखना चाहिए, और कोच को अपने बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए ईगो नहीं रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं से कोई भी ज्ञान मिलता है, किसी के पास जाना पड़े, किसी कोच, अपने सीनियर कोच से मिले, कुछ भी मिले, उन कोचेज को जरूर एक्सपोजर देना चाहिए। अगर आप बच्चे को एक्सपोजर नहीं दे रहे तो आप बच्चे का टाइम खराब कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कोचेज को पूरा एक्सपोजर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। कोचेज के पास टाइम है, दूसरा बच्चा आ जाएगा। सही बात है। उसके पास टाइम नहीं है बच्चे के पास। तो इसलिए कोचेज से रिक्वेस्ट है, जो भी यंग कोचेज हैं, कि आप अपने बच्चे को बहुत एक्सपोजर दें। बस कोचिंग का एक्सपोजर दें, और यानी मैच खेलने का, और बहुत चीज़ें होती हैं। ग्रेट मैसेज, क्योंकि अगर कोचेस के अंदर से ईगो चलेगी ना, तो वो खुद तो सीख ही रहे हैं। हाँ। और वही ट्रांसफ़र जो नॉलेज है वो बच्चों में चली जाएगी। परफेक्ट। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, कैसा लगा था सर? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला तो मुझे, मेरी मदर ये कहती थी कि जिस दिन गुरु नानक जी पैदा हुए थे उसी दिन मैं पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, नवंबर में। ओके। गंगा स्नान वाले दिन गुरु नानक कह रही, गुरु नानक वाले दिन पैदा हुआ है, तेरा कोई नाम नहीं हो सकता, तेरा ये है, तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं है। तो जब मैं राष्ट्रपति बन गया तो 3 लोगों को बुलाते हैं, तो एक मदर को लेके गया साथ में। तो मैंने कहा अब बताओ, अब ठीक है? नहीं। अब बहुत खुश हुई राष्ट्रपति भवन जाके, बहुत खुश हुई कि किसी का यानी माँ बाप खुश हो जाए, उन्हीं की वजह से तो मैं कोच बना हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और एक राइट डायरेक्शन उनको मिल जाएगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको बाद में भी परेशान करता रहूँगा, लेकिन जो आज आपने टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।